नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा आज का एक विशेष कार्यक्रम। नए वर्ष की आप सभी को एक बार फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे भारत आज का एक खास कार्यक्रम में हरियाणा के मंत्री पर लगे आरोपों की। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा आज के चीफ एडिटर यशपाल कंचन जी। हम उन्हें अपने साथ अभी जोड़ते हैं। आपका स्वागत है यशपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यशपाल जी आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जैसे ही नए साल का आगाज हुआ तभी हरियाणा सरकार के एक मंत्री पर जबरदस्त आरोप लगाए। उनके एक खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने छेड़खानी का एक बड़ा आरोप लगाया। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जिस तरह से ये पूरा वाकया, ये पूरी घटना घटी है तो कह सकते हैं कि जिस तरह से संदीप सिंह ने आरोपों का बचाव किया है या अपने आरोपों को पर उन्होंने सफाई दी है कि सरासर उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। उधर अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए, अगर महिला कोच की बात करें तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 6-8 महीने पहले की एक घटना है और अब जाकर वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने मामला लाया गया है और कहीं ना कहीं अब पूरे देश के सामने, पूरे प्रदेश के सामने ये मामला उभर कर सामने आया है, उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो कहा जा सकता है कि अभी इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि चीजें जब निकल कर सामने आएंगी, एसआईटी गठित हो गई है, तो धीरे धीरे जब इसकी पड़ताल होगी तब पता चलेगा। लेकिन यशपाल जी अगर हम बात करें तो संदीप सिंह ने पूरे आरोपों को जो है बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भी मुझे जो है साजिश रची जा रही है मेरे पीछे बदनाम करने की। देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक जांच नहीं होती है कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगा। और अगर ये कहा जाए कि क्लीन चिट किसी को भी देना जल्दबाजी होगा, चाहे वो महिला है चाहे वो खेल मंत्री संदीप सिंह है, क्योंकि हो सकता है, देखिए, जब अभय चौटाला के ऑफिस में, इनेलो के ऑफिस में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें उस महिला ने आरोप लगाए हैं, तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तो उसी दिन जाहिर हो गया था। अब वो किस हद तक है, कितना नहीं है, इस बात से जांच के बाद ही कुछ फैसला लिया जा सकेगा। जी यशपाल जी, लेकिन सबसे बड़ा विषय क्या है कि महिला ने जो आरोप लगाए, जो कोच ने जो आरोप लगाए, वो विपक्षी पार्टी इनेलो के ऑफिस में जाकर के आरोप लगाए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय भी इसमें नजर आ रहा है। देखिएगा, इसके दो बातें हैं। एक वजह तो ये है कि जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर या किसी प्रदेश के मंत्री पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के जिसमें वो पीड़िता काम करती है या पुलिस के अधिकारी हैं, वो सीधे सीधे हाथ डालने से बचते हैं। क्योंकि वजह ये होती है कि कई बार किसी को राजनीतिक रंजिश में या किसी व्यक्तिगत रंजिश में बदनाम करने के लिए, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल वो व्यक्ति होता है कि उसे बदनाम करने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा गया हो सकता है, तो सीधे सीधे उस पर सीधे सीधे कार्रवाई ना करके थोड़ा सा वक्त लगता है। तो तब आपको राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सीधे पुलिस आपकी बात सुन नहीं रही, आपके अधिकारी आपको चुप कराने में तुले हुए हैं, जैसे महिला ने बताया है। तो राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर बातें बाहर आ पाती है। 6-8 महीने पहले का ये मामला अब जाकर सामने आया, अब जाकर कहने को तो मीडिया में चल रहा है कि इस्तीफा दिया, लेकिन मैं इसको इस्तीफा ना कह के कहूंगा कि अपना विभाग सौंपा है, क्योंकि एक दूसरे विभाग में भी वो मंत्री है। तो कहा जा सकता है कि यशपाल जी अगर हम इसी विषय पर अगर हम बात करें
तो ये कहा जा रहा है कि भी उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि उन्होंने इस्तीफा ना देके अपना जो खेल मंत्रालय जो था वो मुख्यमंत्री को वापस लौटा दिया है, जबकि अब भी वो जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के विभाग के जो है मंत्री बने रहेंगे। ये थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहे हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये मीडिया की जल्दबाजी कहिए या अज्ञानता कहिए कि चार्ज संभालने को, चार्ज लौटाने को कि खेल विभाग का जो चार्ज है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया, क्योंकि सभी विभागों के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री ही रहते हैं। वो अपने विवेक से फैसला करते हैं किसको किस विभाग का जिम्मा देना है या किसका मंत्री उसको बनाना है। लेकिन अब जल्दबाजी कहिए या फिर अज्ञानता कहिए कि मीडिया ने इसको इस्तीफे के तौर पर लिया है। जी यशपाल जी, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अभय चौटाला के कार्यक्रम में जाकर के और इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नजर आ रही है, जैसे कि हमने अभी चर्चा भी की इस बार। देखिए मंगला जी, अभय चौटाला का इसमें शामिल होना या उनके इनेलो के ऑफिस से करना, इसे संदेह में लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर वो महिला अपनी जगह सही है, वो अभय चौटाला के ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो कांग्रेस के मुख्यालय से करे, वो आम आदमी पार्टी से करे, वो प्रेस क्लब चंडीगढ़ से करे, वो कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट की प्रेस क्लब से करे, या फिर वो रोड पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बात रखे, तो मीडिया को इन्वाइट करे, उस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। संदेह किया जाना चाहिए क्या महिला सही बोल रही है, क्या उसने जो तथ्य पेश किए वो सही है या गलत है। संदेह उस बात पर किया जाना चाहिए, चर्चा उस बात पर होनी चाहिए कि क्या वो सही है, क्या वजह क्या रही कि 6-8 महीने उन्होंने पर्चा दर्ज नहीं कराया और अब वो शेरनी की तरह सामने आ गई है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। ये भी एक विषय है इसमें यशपाल जी, अगर हम बात करें कि जैसा आपने बताया कि 6 से 8 महीने जो हैं इस पूरे विषय को हो चुके हैं और 6 से 8 महीने के बाद अब इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? देखिएगा, अगर ये मामला, अगर वो महिला अपने घर से भी इस मामले को उठाती, मैं यहाँ पर देखिए मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन एक मैं बताता हूँ करना क्या चाहिए। अगर उस वक्त ये सब जाती हुई थी, उनके अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे थे, पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी, तो वो महिला अपने घर से भी या मीडिया को कहीं भी इनवाइट करके मीडिया के अपने प्रेस क्लब में आप जाके अगर अपनी बात रखते, तो शायद तब भी इस मामले को तूल मिल जाता, तब भी शायद कार्रवाई होती जैसे अब हुई है। लेकिन वजह क्या रही वो वही बेहतर बता सकते। उन्होंने कहा है कि उनको चुप करा दिया गया, लेकिन जिस तरह से वो शेरनी की तरह सामने आई है, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त उनको चुप करा देना इतना आसान रहा होगा। यशपाल जी, जैसा कि हम अपने जो विजुअल्स हमारे चल रहे हैं, विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं कि जो महिला कोच जो है वो गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में भी उपस्थित हुई और वहां भी उन्होंने गृह मंत्री से भी बात की और उसके बाद गृह मंत्री ने इस पर कुछ संज्ञान लिया। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपने, हमने, प्रदेश की पूरी जनता ने देखा कि वो अनिल विज के सामने बैठे हैं। और एक और उससे भी ताज्जुब की बात है, वो बाद में जिक्र करूंगा, मैं अभी अनिल विज वाले विषय पर बात करता हूँ। वो अनिल विज गृह मंत्री हैं, उनसे मिलने वो पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से वो बात सुनी। वहां पर उन्होंने हवाला भी दिया कि मेरी मानसिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, तो कौन अधिकारी ने आप तक मुझे पहुंचाने में मदद की। वो सामने ही खड़े थे, उनको पहचान भी नहीं पाई। तो कहा जा सकता है कि इस तरह के विक्टिम जो होते हैं उनकी बिल्कुल सच्चाई है कि मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मीडिया ट्रायल लगातार होते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं धमकियां का भी उन्होंने जिक्र किया, एक डर भी रहता है, सुरक्षा भी उनको चाहिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने अप्लाई किया। तो कहा जा सकता है कि मनोस्थिति खराब हो जाती है। अब विज साहब के सामने जब वो पेश हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो अब उनको उम्मीद है, उन्होंने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो उनको न्याय दिलाएंगे। और इसमें एक और बात निकल कर आई जो मैंने कहा था कि मैं जिक्र जरूर करूंगा। कुछ चैनल्स में,
कुछ मीडिया हाउसेस ने उनके इंटरव्यू बिना चेहरा ढके, बिना ब्लर किए चला रखे, जो कहीं ना कहीं मीडिया के पतन को दिखाता है, या मीडिया के जो एथिक्स है उनका कत्ल होना कहा जा सकता है। यशपाल, जब मीडिया के एथिक्स पर चर्चा करेंगे फिर कभी आपके साथ, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब वो महिला कोच अनिल विज से मिली तो अनिल विज ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री से बात की इस बारे में, और तब कहीं शायद जाकर के एफआईआर दर्ज हो पाई होगी। और चार जो है अलग अलग 4 धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 2 तो बताते हैं कि भाई गैर जमानती धाराएं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा अब ये सब जांच का विषय है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, एसआईटी का अब काम रहेगा उन जो उनके आरोप है उनकी जांच करे, और महिला के साथ साथ खेल मंत्री को, माफ कीजिएगा, पूर्व खेल मंत्री को भी उसमें शामिल करे, तो दूध का दूध पानी का पानी जांच के बाद ही हो पाएगा। देखिए, बंद कमरे में जो बात हुई है उसके 2 ही लोग गवाह हैं, या तो जिन पर आरोप लगा या जो पीड़िता है। अब इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, खेल मंत्री, स्क्रीन पर दर्शक हमारे देख रहे होंगे, इन साहिबान ने कहा था कि मेरे वहां सीसीटीवी कैमरा है, मेरे कैंप ऑफिस में, सेक्टर 7 का जो उनका ऑफिस है, तो बहुत महीनों से मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं की है। तो सबसे बड़ा एविडेंस मुझे लगता है कि वो सीसीटीवी फुटेज होने वाला है, जो अपने बचाव में पूर्व खेल मंत्री सामने रख सकते हैं, या वो महिला के पक्ष में वो वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। यशपाल जी, अगर हम बात करें तो इस पे हरियाणा पुलिस ने भी एसआईटी गठित की है, जिसपे अभय चौटाला ने सवाल खड़े किए हैं कि ये तो मामला चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज हुआ है और हरियाणा में एसआईटी क्यों गठित की गई? हरियाणा पुलिस पर भी अभय चौटाला सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा, एसआईटी हरियाणा सरकार के मंत्री पर आरोप लगे हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री ने अपना चार्ज सौंपा है, तो जांच का जिम्मा किसका हो? जांच का जिम्मा हरियाणा सरकार का ही है। अब हरियाणा सरकार जब जांच कराएगी तो अपनी ही टीम बनाएगी, अपने ही अधिकारियों की टीम बनाएगी, तो वो चंडीगढ़ से अपील थोड़ी करेगी कि आप एक एसआईटी बनाइए। वो जो कर सकते थे, देखिएगा, विरोधियों का काम होता है हमेशा विरोध करना। एसआईटी अगर वो गठित ना करते, वेट करते कि चंडीगढ़ प्रशासन करे, तब भी उनको लपेटा जाता। अब उन्होंने एसआईटी गठित कर दी तो अब भी उनको लपेटा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ना है। या तो सीधे सीधे अभय चौटाला ये कहते हो कि हरियाणा के जो न्याय की प्रणाली है वो सही नहीं है, पारदर्शी नहीं है, उसमें न्याय की उम्मीद ना हो, या तो वो ये कहते हो कि हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, चंडीगढ़ प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा। फिर तो देखिए, अभय चौटाला सही है। और अगर उनको ये लगता है कि चाहे टीम पुलिस हो या टीम हो, एसआईटी हो, चाहे वो चंडीगढ़ की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो केंद्र की हो, कि वो अधिकारी, वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से निभाएंगे और सही जांच रिपोर्ट पेश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सवाल उठाने चाहिए। अपने दर्शकों को जानकारी दे दे कि इस मामले में चंडीगढ़ ने भी एक जांच आयोग का गठन किया। चंडीगढ़ पुलिस ने भी एक एसआईटी जो है वो गठित की है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अभय चौटाला जो है बार बार आरोप लगा रहे थे कि भी ये चंडीगढ़ पुलिस के अंतर्गत क्षेत्र आता है, क्योंकि चंडीगढ़ में ही ये मामला हुआ। कुठी जो है वो खेल मंत्री की चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ पुलिस में जो है वो रिपोर्ट दर्ज की गई, और हरियाणा पुलिस पे बार बार वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए। तो इसीलिए शायद चंडीगढ़ पुलिस ने भी जो है इस पे पूरे मामले को दर्ज करके और इस पे एसआईटी का गठन कर दिया इस पे। चलो, अगर हम बात करें तो संदीप सिंह ने हरियाणा सरकार से मांग की थी कि जो ये महिला कोच है उनका जो पुराना जो इतिहास है वो निकाला जाए, उस पर भी एक नजर मारी जाए, उसका भी जो है ना क्या कहते हैं कि भी उस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि भी उनका पिछला इतिहास जो है वो पुलिस खंगाले।
देखिए, हो सकता है कि संदीप सिंह को उनके इतिहास के बारे में कुछ पता हो, कुछ कंट्रोवर्शियल रहा हो और उसी बात को हाईलाइट वो करना चाहते हो, जग जाहिर वो करना चाहते हो, सबके सामने वो लाना चाहते हो ताकि उनको कुछ राहत मिले, उनसे जो एलिगेशन है वो कुछ हद तक कम हो या वो पाक साफ निकले। देखिए होता क्या है, जब दो पक्षों में लड़ाई होती है तो एक पक्ष अपने आप को सही बताता है, सच बताता है, वो दूसरे पक्ष को लड़ाकू प्रवृत्ति का, झगड़ालू प्रवृत्ति का साबित करने की कोशिश करता है। उसके पुराने रिकॉर्ड को निकाला जाता है, पुलिस में अगर उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हो तो कहा जाता है कि ये निकालिए। उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं वजन आ जाता है एक पक्ष की बात में कि जो सामने वाला था शायद वो गलत मंशा वाला इंसान है, उसका पहले भी इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये बातें आती हैं कि शायद उनका ये काम ही रहा हो या इस तरह के पैटर्न पर वो चलते ही हो, फंसाने के लिए ना किया गया हो। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी निकल आए तो वो केस थोड़ा सा ढीला हो। जी, और इसी के लिए सरकार ने भी एक, हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो है वो भी एक गठन जो है वो हरियाणा सरकार ने किया है कि इस पूरे मामले की एक सच्चाई जो है वो सबके सामने लाई जा सके। जबकि विपक्षी जो है वो लगातार जो है सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि संदीप सिंह से मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अभी तक अपना विभाग जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपा है। यशपाल जी। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, विपक्ष चाहेगा कि जब मंत्री पर इस तरह के आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस्तीफा दे और विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिले। वो चाहेंगे, लगातार चाहेंगे, और वही उम्मीद वो कर रहे हैं कि एक बार इस्तीफा देते तो सीधे तौर पर उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके। और कटघरे में विपक्ष संदीप सिंह को नहीं करना चाहता है, कटघरे में विपक्ष सरकार को करना चाहता है। देखिए यहीं सरकार पर ने बेटी बचाओ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, यशपाल जी। नहीं निगाहें भी वही है, निशाना भी वही है, बस कंधा संदीप सिंह है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि संदीप सिंह को मोहरा बना करके विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को मुद्दा बनाना चाहता है, हरियाणा सरकार को कटघरे में लाना चाहता है। देखिए अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। और देखिए टाइमिंग की बात करूं, कल नया साल था, नए साल पर ही चार्ज वापिस किया है, तो ये टाइमिंग भी कहीं ना कहीं एक ना आने वाले वक्त में एक बड़े एक्शन की तरफ इशारा करती है कि आपने नए साल की शुरुआत की। अमूमन होता क्या, आपके हमारे गांव देहात में होता क्या कि नए साल वाले हम कोई अच्छा काम ही करते हैं, गलत कामों से बचते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते, अच्छा दिन हम सोचते हैं कि भाई साल भर हमारा अच्छा चला जाए। और अगर हास्य विनोद की मैं बात करूं तो बचपन में जब हम छोटे होते थे तो और दिन सर्दियों में नहाए ना नहाए, घर वाले ये जरूर कहते थे कि नया साल है आज जरूर नहा लीजिए। आज जरूर ना। कहने का भाव यही तो कहने का भाव यही है कि बचा जाता है इस तरह की किसी भी अनिष्ट से। और उसी दिन अनिष्ट, पहले साल के पहले दिन अनिष्ट कराना, तो कहीं ना कहीं बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। सरकार बचाने की मूड में कतई नहीं है, विपक्षी अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहे, सरकार भी बचाने की मूड में नहीं है, वरना नए साल को ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि नए साल में एक बड़ा एक्शन जो है संदीप सिंह से विभाग वापस लेकर के किया गया। देखिए एसआईटी गठित होने पर नैतिकता के आधार पर उन्होंने चार्ज वापस दे दिया जी, और कहीं ना कहीं एसआईटी गठित किया, एसआईटी की जांच आएगी। जांच में मैं नहीं कहता कि वो पाक है, वो साफ है, कुछ भी, जांच में जब तक कुछ नहीं निकल के आता, आप देखिए गलत जांच आप करेंगे तब भी आप फंसेंगे। आप अगर सही जांच करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं गलती से वो मंत्री जी अगर दोषी मिलते हैं तो आपकी फजीहत तय है। आपने नारा जो दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का और बेटी को आगे बढ़ाओ का, तो उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा और छवि सरकार की धूमिल जरूर होगी। यानी कि सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए संदीप सिंह की बलि ले ली, मैं अगर दूसरे उससे कहूं तो आपको
नहीं, देखिए बली नहीं है। अगर देखिए खट्टर सरकार की पॉलिसी रही है कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। वो जी। कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं, चाहे उनके अपने क्यों ना हो। तो पारदर्शी सरकार अपने आप को बताती है, तो वो पारदर्शिता का मुजाहिदा उन्होंने पेश किया है। और देखिए गलत के साथ खड़े होकर सरकार अपनी फर्जियत नहीं कराएगी, कभी भी नहीं कराएगी। यशपाल जी, इस पूरे मामले को अगर मैं विपक्ष की तरफ, जैसे हम विपक्ष की चर्चा कर रहे हैं, तो विपक्ष जो है, विपक्ष की तरफ से सिर्फ अभय चौटाला लगातार गोल दागने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरे विपक्षी दलों की बात करें तो कोई ज्यादा कोई मुखर नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पे अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो वो तो एक छोटा सा बयान हुड्डा का आया था और उसके बाद शायद खत्म। देखिए अभय चौटाला की मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अगुवाई की है। उस महिला कोच को वो सामने लेकर आए हैं, उनके ऑफिस में वो मीटिंग हुई है। तो अब वो पार्टी है इस पूरे मसले में। एक बात समझिए, वो पार्टी बन चुके हैं, तो पार्टी है, और पार्टी होने के नाते उन्हें बोलना भी पड़ेगा। और देखिए अभय चौटाला, चाहे आप कुछ भी कहें, अभय चौटाला एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर तरीके से निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इससे इतना ना समझा जाए। देखिए अगर आपके मंत्री ने गलत नहीं किया है तो आप पे क्या तो मीडिया आरोप कर देगी, क्या आप पे विपक्ष कार्रवाई कर देगा, कौन क्या कर सकता। आप एक बंदर गुलाटी आपने सुना होगा, अगर बंदर गुलाटी विपक्ष कर रहा है, करता रहे, सच्चाई कहीं भी कुछ नहीं है, तो फिर कुछ भी कोई बोल ले, कितना भी कोई लाउड स्पीकर लगा के बोले, मीडिया कितना चिल्लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके मंत्री सही है। लेकिन अगर आपके मंत्री सही नहीं है, फिर आप पर आरोप तय होंगे, फिर सरकार पर, फिर मंत्री पर नहीं, सरकार पर, कि 6 महीने वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने उस बेटी की आवाज को दबाया, वो कौन से पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, उस बेटी को दर दर भटकना पड़ा। फिर ये जांच होगी। उसके बाद कौन से ऐसे वो मंत्री थे जो सपोर्ट कर रहे थे, या कौन से ऐसे राजनेता थे, कौन से ऐसे राजनेता थे जो संदीप सिंह को बचाने में उनका साथ दे रहे थे। और निसंदेह यशपाल जी, अगर ये पूरा मामला सच पाया जाता है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो भी इस पूरे मामले में ढिलाई देने वाले व्यक्ति रहे, चाहे वो पुलिस का मामला हो, प्रशासन का मामला हो, या किसी भी बड़े मंत्री का या किसी भी बड़े व्यक्ति का अगर मामला हो, तो उस पर निसंदेह कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये मामला पूरा सच पाया जाता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा समाज में, खासकर हरियाणा में, मुझे लगता है उस तरीके पुलिस अधिकारियों की या प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, या टोटा कहिए, कि जो बड़ी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आपको याद होगा कि किरण, माफ कीजिएगा, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक बार चालान काटा गया था दिल्ली के अंदर, और वो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री की गाड़ी का चालान कर दिया था। तो इस तरीके अधिकारी चाहिए जो प्रभाव में ना आए, दबाव में ना आए, डर में ना आए। बाद में बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने दिल्ली मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बने। वो खैर हम इस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, एक विषय है ये भी, पूरी उनकी बायोग्राफी पर हम चर्चा करेंगे, एक दिन बैठेंगे फिर से लाइव। यशपाल जी, अगर हम बात करें तो अभी आने वाले 15 तारीख को, यानी कि मकर संक्रांति के बाद हो सकता है कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो। देखिएगा, अगर मैं अफवाहों की बात करूं तो अफवाह पहले से उड़ रही है। उसमें एक खेल मंत्री संदीप सिंह का भी जिक्र था, और कमलेश ढांडा का भी जिक्र था, कमल गुप्ता का भी जिक्र था कि उनके विभाग छूटने वाले हैं, वो मंत्रिमंडल से हटने वाले हैं। तो अभी इस घटनाक्रम के बाद से मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर अभी आप मंत्रिमंडल में तुरंत बदलाव करते हैं तो एक गलत मैसेज ही जनता में जाएगा कि कहीं ना कहीं ये होगा कि सरकार ने अपने मंत्री से पल्ला झाड़ लिया है और उसकी जो कारगुजारी थी उससे वो अपने आप को अलग कर लिया।
यानी अभी ये अफवाहें हैं, हम अफवाहों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दे रहे हैं कि भी किसका पत्ता कटेगा मंत्रिमंडल से और कौन आएगा मंत्रिमंडल में, लेकिन चर्चाएं हैं कि भव्य बिश्नोई को मंत्री पद मिल सकता है, हो सकता है शायद उन्हें खेल देखिएगा मंत्रालय मिल जाए। देखिएगा, ये दंत कथा है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, इनका कोई ऑथेंटिक, कोई प्रमाणिक सा कोई सोर्स नहीं है, कहाँ से ये खबरें आती हैं, कैसे निकल कर आती है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। इन पर अभी बात करना मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, जब कोई पुख्ता साक्ष्य सामने ना हो, कोई ऑथेंटिक से सोर्स से बातें आपके और हमारे पास ना आए। भव्य बिश्नोई एक जगह पे क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के साथ नजर आए थे ग्राउंड में, कहीं वो इशारा तो नहीं था कुछ? मुझे लगता है उस क्लिप के बाद ही ये जोर पकड़ने लगी है बातें कि अब उनको खेल मंत्रालय दिया जाएगा। तो ऐसी चर्चाएं भी जो है वो राजनीतिक गलियारों में है हरियाणा की। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मैं मानता, क्योंकि बहुत सीनियर अभी विधायक हैं हाउस में और भाजपा पार्टी में, जिनको अभी मंत्री पद मिलना चाहिए। 2 बार भी जीतकर कुछ ऐसे चेहरे हैं, अगर घोंडा के हरविंदर कल्याण विधायक की मैं बात करूं, दूसरी बार जीत कर आए हैं। आपके पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा आपके जीत कर आए हैं, वो भी दूसरी बार आए हैं। तो इस तरीके कुछ चेहरे हैं आपके जीन से मैं अगर बात करूं, कृष्णलाल मिड्डा दोबारा जीत कर आए हैं। तो अभी सीनियर बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से तवज्जो एक नौजवान को दी जानी चाहिए या दी जाएगी। ठीक है यशपाल जी, हम इस पर फिर से एक नए विषय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि हमारे सभी चैनल्स को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करते रहिएगा। तब तक के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।